हेलो वेलकम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ का एक टॉपिक है। ये ओम्स लॉ का एक टॉपिक क्लास 10th में भी था। क्लास 10th में इसमें बेसिक्स बताया गया था कि आप किस तरीके से ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, ग्राफ कैसा आएगा करके। और फिर उसके आगे जो हमने मेन यहाँ पर करना है वो करना है ओम्स लॉ का प्रूफ, डिडक्शन करना है। ठीक है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को। से पहले हम ये पढ़ लेंगे कि ओम्स लॉ एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फिर ओम्स लॉ का क्या करेंगे, डिडक्शन कर देंगे, प्रूव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर बाकी जो हम और टॉपिक पढ़ेंगे, और एक टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टिविटी पढ़ लेंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, क्या मेन डिफरेंस है। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे और टाइम बचेगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई, हमें पता है कि जो ओम्स लॉ है वो करंट आई और वोल्टेज वी में एक रिलेशन है। आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor, that is, if अगर हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी को जोड़कर, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक माना कि 5 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसमें कंडक्टर में, और उस 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी है। माना कि हमने इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करके 10 कर दिया, तो जो करंट है वो सेम रेशियो में कितनी होगी, 2। 15 करने पर 3 एंड 20 करने पर 4। यानी कि जिस हिसाब से, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, उसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। फिर अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से लेकर 1, 2, 3, 4, फर्स्ट पॉइंट 5,1, ठीक है, फिर अगला पॉइंट, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। तो देखेंगे हम कि अगर जब हम इसको मैच करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। ठीक है, ग्राफ में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट पर जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, हर बार सेम आएगा। अब जब हर पॉइंट पर स्लोप सेम आएगा, स्लोप मतलब हम यहाँ पर tan थीटा की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल जाएगा। ठीक है, तो हर बार जब हम स्लोप निकालेंगे तो हर बार वो सेम आएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता लगेगा कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन है वो सेम है, और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है दोनों के रेशियो की। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या है, 5:1 है, यहाँ भी 5:1, 5:1 और 5:1 कांस्टेंट यहाँ पर चल रहा है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। V/I इज इक्वल टू R, और R एक कांस्टेंट है। R तब कांस्टेंट रहेगा जब
यहाँ पर ओम्स लॉ में एक कंडीशन आती है कि वैन नोट कि आर तभी कांस्टेंट रह सकता है जब इस वायर की या फिर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन सभी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दैट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और भी बहुत कुछ, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अभी हम आगे रेजिस्टिविटी वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल बेसिक था हमारा 10th क्लास का कि किस तरीके से ओम्स लॉ को हम पढ़ते थे। वहां पर यहाँ पर आर क्या है, हियर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो ओम है। ठीक है, ओम का सिंबल ये इस तरीके से हम बनाते हैं ओम का सिंबल। और इट डिपेंड्स लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अभी आगे हम देखेंगे इसको किस तरीके से। ठीक है, फिलहाल हम यहां पर क्या कर लेते हैं, डिडक्शन कर लेते हैं ओम्स लॉ का। डिडक्शन का मतलब है कि हम प्रूव करके बताएंगे कि V और I का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वी नो दैट हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा हुआ है कि जो VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, E टाउ अपॉन m। ठीक है, एंड E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये रिलेशन भी हमने वहां पर पढ़ा है। देयरफॉर VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हम E की वैल्यू रख लेंगे V अपॉन L, तो E V टाउ अपॉन M L ये हो जाएगा। एंड जो करंट रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड VD, I इज इक्वल टू NEA VD था। अब यहां पर हम VD की वैल्यू पुट कर सकते हैं इजिली। NEA VD इज E V टाउ अपॉन M L ये हो गया। ठीक है, E और E है तो हम इसको NE स्क्वायर A V पोटेंशियल टाउ अपॉन M L। टाउ मैंने आपको बताया था रिलैक्सेशन टाइम है, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में लिया गया टाइम। I की वैल्यू, ये I इधर है और V इधर है, तो V अपॉन I को अपॉन में लिया है, ये ML उस तरफ चले आएगा। ठीक है, मतलब V अपॉन I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ML अपॉन क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर A और टाउ ये है। ठीक है, V और I का रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ V एंड I। अब इसका रेशियो देखो क्या आ रहा है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंडक्टर की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और रिलैक्सेशन टाउ भी कांस्टेंट रहेगा तब जब हम बात कर चुके हैं कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिसके अंदर टेम्परेचर भी आ रहा है। क्योंकि ये जो टाउ है, टाउ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो LHS की पूरी वैल्यू है ये क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। देयरफॉर V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया, एक कंप्लीट कांस्टेंट नंबर हो गया जिसे हम R कह देंगे। मतलब ये जो वैल्यू है ये R की ही वैल्यू है। देयरफॉर R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, मीन्स R इज कांस्टेंट। ठीक है, R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए R की वैल्यू क्या रहेगी,
कांस्टेंट रहेगी फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ, अगर हमें वैल्यूज पता हो किसकी, गिवन वैल्यू ऑफ एल एम ए एंड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर गिवन हो तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वी और आई का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वी और आई का रेशियो हमने कांस्टेंट निकाल दिया। ठीक है, एक प्रूव हो गया, हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके आगे हम और देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि लेंथ पर, एरिया पर और नेचर पर डिपेंड करता है ऑफ द कंडक्टर। अब इसके आगे का अब हम करते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है क्या, देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीट बोलेंगे, खाली रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वाटर में भी होता है। पानी को भी चलने से एक फोर्स रोकता है जो उसके मोशन को अपोज करता है, जिसे हम 11th क्लास में विस्कोसिटी कहते थे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से एक फोर्स रोकेगा, यानी कि हर कंडक्टर का एक नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को अपोज करेगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसे हम आर कह रहे हैं, डिपेंड ऑन नंबर 1 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल मतलब वायर जितनी लंबी होगी इलेक्ट्रॉनों को उतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके जानी पड़ेगी। बीच में एटम्स होंगे, उनसे टकराएंगे तो उनका मार्ग जो होगा, उनका जो रास्ता होगा वो रुकेगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए बोला है कि वायर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। एरिया को अगर हम बढ़ा दें क्रॉस सेक्शन को, तो जो एटम्स पहले पास पास थे वो अब दूर दूर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए रास्ता आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा क्रॉस सेक्शन का, यानी कि वायर जितनी मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइनिंग बोथ दीज फैक्टर्स, combining these factors we get R proportional to L upon A। ठीक है, R proportional to L upon A। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, किसी वायर का रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है। हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी कंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि कॉपर का अगर वायर है तो कॉपर के वायर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी कंडक्टर की, जिस मटेरियल का वो बना है उसकी वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसकी खुद की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जो कभी चेंज नहीं होगी। आर चेंज हो सकता है किसी कंडक्टर के लिए, बट रो कभी चेंज नहीं होगा। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, रो की वैल्यू अब अगर हम यहां से निकालें, आर की वैल्यू तो क्या आ गई, रो इंटू एल अपॉन ए, और रो की वैल्यू निकालें तो आर इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा रो होगा। ठीक है, वेयर रो इज कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह लेते हैं। रो इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। किसी किसी बुक में ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी लिखा गया होगा। इसके आगे अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी पर किन किन बातों का फर्क पड़ता है देखते हैं। नाउ
वी नो दैट R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओ बाय ओम्स लॉ। और V अपॉन आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी पीछे, कितनी थी, वीडियो में आप देख सकते हैं बैक करके। V अपॉन आई की वैल्यू हमारे पास आई थी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आई थी, ये V अपॉन आई की वैल्यू थी। तो V अपॉन आई की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो R की एक वैल्यू तो ये है, ठीक है, क्या, R इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, फर्स्ट वैल्यूज। एंड R की सेकंड वैल्यू क्या है, ये एक और वैल्यू हमारे पास रो इंटू एल अपॉन ए, ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास R की सेकंड इक्वेशन। अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें कि R और R दोनों की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, ठीक है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, टाउ को पहले लिख लेता हूँ, ए को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। एक R की वैल्यू तो ये है, इज इक्वल टू R की वैल्यू ये भी है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, रो इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो। रो की वैल्यू कितनी आई है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ए तो कैंसिल हो गया, सॉरी, एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये वैल्यूज हमारे पास चार टोटल, ये क्वांटिटीज हमारे पास बच रही है, एंटाइटीज बच रही है इसके अंदर, ठीक है। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, मास इज कांस्टेंट तो इस पर नहीं डिपेंड करेगा, एन फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, बचा क्या, टाउ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, टाउ क्या हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम है। अगर कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, ठीक है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। माना कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, माना किसी स्पीड से, लेट सपोज 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अचानक से इनकी स्पीड को बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन माना पहले के मुकाबले 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले के कंपेयर में अब ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, क्योंकि इनकी स्पीड बढ़ गई है तो टकराने की स्पीड भी बढ़ गई, यानी कि दो कॉलिजन के बीच का टाइम क्या हो गया, जल्दी से टकराएंगे तो टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज तो टाउ डिक्रीज, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, एंड टाउ डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज तो रो इंक्रीज, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर क्या फर्क पड़ता है, तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ एंड टाउ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर। और मेटल कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे टाउ डिक्रीज होगा, और जब टाउ डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए मतलब वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो चेंज हो जाएगी कब, जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए ओम्स लॉ में ये बोला गया था कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़े ना घटे, वरना वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जिसकी वजह से वायर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और वायर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो वायर पहले ज़्यादा करंट को जाने दे रहा था अपने अंदर से, अब वो कम करंट को जाने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अगर कम करंट को जाने देगा तो वो वायर किसी काम का नहीं रहा, बिजली ज़्यादा खर्च होगी, बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है, वायर गर्म हो जाएगा जल्दी और ब्रेकेज होगा और हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा वायर, ठीक है। इसके आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।